डियर स्टूडेंट, हम आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बता रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि किस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों में सबसे पहले वो न्यायिक क्षेत्र में काफ़ी बड़े स्तर पर सुधार करते हैं और एक श्रृंखलाबद्ध अदालतों की स्थापना करता है। दीवानी अदालत है तो सर्वोच्च दीवानी अदालत कलकत्ता में स्थापित होती है और बाकी फिर प्रांतीय अदालतों की स्थापना करता है जो 4 होती है: कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में स्थापित करता है। उसी प्रकार फौजदारी न्याय प्रबंध की भी इसी प्रकार स्थापना करता है, जहां पर वो जिला फौजदारी अदालत को कहीं न कहीं खत्म करता है और मुंसिफ जैसी अदालत की स्थापना करता है, जिसके द्वारा जनता तक न्याय पहुंच सके। तो इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन वो यहाँ पे करता है, जिसके बारे में आपको हमने पीछे बताया है। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज शुरू करने वाले हैं कि कॉर्नवालिस कोड जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछा जाता है, और इसमें क्या क्या है वो सब चीज़ों के बारे में अब आपको बताने जा रहे हैं। कॉर्नवालिस कोड न्याय व्यवस्था में सुधार की जितनी भी योजनाएं बनाई गई है कॉर्नवालिस के द्वारा, उसी को संग्रह करके 1793 ईस्वी में उसने कॉर्नवालिस संहिता के नाम से कानून का एक संग्रह उसने तैयार किया है। याद रखना है कि कॉर्नवालिस संहिता या कॉर्नवालिस कोड क्या है कि जो भी सुधार न्यायिक क्षेत्र में किए हैं, योजनाएं बनाई है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उन सभी का संग्रह करके एक सामूहिक नाम दिया है और वो कॉर्नवालिस संहिता के नाम से दिया है। और डेट क्या होगी? 1793 ईस्वी। सबसे बड़ा पहलू यह है कि ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जिम्मेवारियां निर्धारित की जाती है, और इस संहिता के द्वारा राजस्व और न्याय जो था उसकी व्यवस्थाओं को अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि कलेक्टरों को सिर्फ दीवानी मामले का यहाँ अधिकार दिया गया है। जो वारेन हेस्टिंग्स के समय कलेक्टर के पास दूसरी पावर भी होती थी, तो कॉर्नवालिस के समय कलेक्टरों को दीवानी या राजस्व संबंधी व्यवस्था का ही कार्यभार यहाँ पे दिया जाता है। दीवानी और फौजदारी अदालतों की अलग अलग स्थापना की जाती है और न्यायालयों की कार्यवाही के नियम बने, कानूनों में सुधार किए गए। तो पूरा एक सिस्टमेटिक एक नियमावली बनाई जाती है न्यायालयों की, जिससे कानून उचित रूप में लोगों को मिल सके। और इन सुधारों द्वारा ही न्याय व्यवस्था को जनसाधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो पीछे हमने बताया था कि किस प्रकार मुंसिफ अदालतों की स्थापना की गई थी और जिनके प्रयासों का परिणाम ये निकला कि न्याय की व्यवस्था जो थी वो जनसाधारण तक पहुंचती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इनके जो मुकदमे थे उनके निपटारे में समय और धन का अपव्यय होने लगा, तो कुछ कमियां रह जाती है। जो भी गवर्नर जनरल आ रहा है अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने स्तर पे प्रयास किए। कॉर्नवालिस में शक्तियों का पृथक्करण के आधार पे उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया, राजस्व और न्याय को अलग अलग किया, अलग अलग जिम्मेवारियां तय की गई, मुंसिफों के द्वारा जनसाधारण तक न्याय भी पहुंचाया गया। तो एक सबका एक सामूहिक जो नाम दिया गया था, जो परिवर्तन हुए थे कॉर्नवालिस के समय, उसको ही यहाँ पे कॉर्नवालिस कोड कहा गया है। वो ठीक है कि कुछ उसकी समस्याएं भी आएगी, जिसमें बताया गया है कि उनके निपटारे में समय और धन का भी अपव्यय होने लगा। तो जाहिर है कि ज़्यादा मुकदमे हैं तो उसमें समय लगेगा, और धन का तो ठीक है, अपव्यय उसमें कहीं ना कहीं हो ही रहा है। लेकिन फिर भी हम बैंटिंग के समय तक की व्यवस्था को देखें तो मोटे तौर पर ये सब चीज़ें प्रचलित रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस की व्यवस्था, और पुलिस की व्यवस्था के बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मोटे स्तर पे थोड़ा सा आपको बता दिया जाए कि उसने पुलिस व्यवस्था में भी कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे कि न्यायिक व्यवस्था अच्छे से लागू हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता के कारण
असामाजिक तत्व जनता को परेशान करते थे, क्योंकि असामाजिक तत्व थे वो अपनी मनमानी करते थे, पुलिस अधिकारियों से मिले हुए थे, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकार थी। तो कार्नवालिस यहाँ पे सुधार करने की कोशिश करता है, जिससे कि पुलिस ईमानदारी और लगन से काम कर सके, और इसके लिए वो प्रयास यही करता है कि पुलिसकर्मियों के वेतन बढ़ा दिए जाते हैं, और अगर वो अपराधियों को पकड़ता है तो उसको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और अगर अपराधियों से या कोई चोरी की संपत्ति है उसको अगर पुलिस पकड़ती है तो कहीं न कहीं दरोगा जो थानेदार होता था उसको उस चुराई हुई संपत्ति में से 1/10 हिस्सा भी कहीं न कहीं मिलने का प्रावधान किया गया था। तो ये पुलिस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया गया। तो इसके बाद पुलिस जो है मुस्तैदी से भी काम करने लगी, और ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों से पुलिस अधिकारी ले लिए गए तथा अंग्रेज मजिस्ट्रेटों को जिले की पुलिस व्यवस्था का कार्यभार यहाँ पे सौंपा जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं पुलिस व्यवस्था में कार्नवालिस काफी सुधार करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो ईमानदारी से अपना कार्य कर सके। लेकिन कुछ कमियां यहाँ भी रह जाती है, और बताते हैं कि वह अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सका। तो ये सबके शासनकाल में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो ही जाती है। उसके बाद कार्नवालिस भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी प्रयास करता है। ये बिल्कुल तय है कि अब तक जो भी गवर्नर या गवर्नर जनरल आए, जिसमें क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स का नाम लिया जाता है, उनकी तरह कार्नवालिस धन लोलुप नहीं था। धन की लालसा उसको बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए उसने कंपनी के कर्मचारियों में व्याप्त रिश्वतखोरी की प्रथा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। उसने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा घूस, उपहार, नजराना लेना तथा व्यक्तिगत व्यापार करने पर वह प्रतिबंध लगा देता है, और इसके साथ ही उसने कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी, ताकि वो अपना ईमानदारी पूर्वक व्यवहार कर सके, अपना कार्य कर सके। तो ये एक बड़ा कदम भ्रष्टाचार के ऊपर वह उठाता है वो कार्नवालिस, क्योंकि उसके इरादे भी नेक थे। इसलिए घूस, उपहार और नजराना जैसी बड़ी चीज है कि उनको हटाना छोटी मोटी बात नहीं थी उस जमाने के हिसाब से। तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाना, और व्यक्तिगत व्यापार जो कंपनी के कर्मचारी कर रहे थे उस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार में काफी कमी आती है। दूसरी तरफ इसमें बताया है कि कर्मचारियों के वेतन भी वो बढ़ा देता है, जिससे कर्मचारी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके और वो भ्रष्टाचार करने से बचे। तो ये सुधार कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने में सफल भी होता है। उसके बाद देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपियन करना। तो ये भी एक कंपनी प्रशासन के दृष्टिकोण से कार्नवालिस का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था का वो यूरोपीकरण करता है, क्योंकि कार्नवालिस जो था वो भारतीयों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था, और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए वे भारतीयों को अयोग्य एवं भ्रष्ट मानता था। उनकी राजभक्ति में भी उसे संदेह था। इसलिए उसने कंपनी के उच्च पदों पर यूरोपियन को ही नियुक्त किया, उनके लिए ही सीटें सुरक्षित कर दी कि उच्च पदों पर सिर्फ यूरोपियन ही रहेंगे। भारतीयों की नियुक्ति सिर्फ छोटे पदों पर की जाने लगी। सेना में जमादार है या सूबेदार सबसे ऊपर पद होता था जहां तक भारतीय नियुक्त हो सकते थे। प्रशासनिक सेवा में देखते हैं तो मुंसिफ का जो पद था, तो मुंसिफ तो आपने देखा होगा, हम न्यायिक व्यवस्था में पढ़ चुके हैं कि ग्रामीण स्तर पर नियुक्त किया जाता है मुंसिफ, तो वहां तक ही भारतीयों को नियुक्त किया जाता था। सदीर अमीन तथा डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति कभी कभी की जा सकती थी। तो भारतीयों को 500 पाउंड वार्षिक वेतन से कम वाले पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। इनसे ऊंचा पद पाने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया जाता था। कार्नवालिस की इस नीति ने अंग्रेज और भारतीयों के बीच में विभेद की दीवार खड़ी कर दी। फिर भी बाद के समय में भी अंग्रेजों ने इस नीति का पालन किया। तो ये अभी तक हम मॉडर्न हिस्ट्री जब से पढ़ रहे हैं और अब तक ये देख रहे हैं कि लॉर्ड कार्नवालिस के समय में ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है कि उसने भारतीय और यूरोपियन में
एक दीवार खड़ी कर दी है, और वो कहीं ना कहीं भारतीय कर्मचारियों की हे दृष्टि से देखता था, बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए सभी उच्च पद है वो यूरोपियन के लिए ही सुरक्षित यहाँ पे रखे गए हैं। तो एक बड़ा विभेद लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे करता है। अब वो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हो सकता है कि वो अच्छा हो, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये न्यायोचित सुधार नहीं कहा जा सकता। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए थे, चाहे वो दीवानी है, चाहे वो फौजदारी अदालत है, चाहे लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड है, और पुलिस प्रशासन में जो उसने बदलाव किए हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन के क्षेत्र में उसने जो काम किए हैं। तो एक न्यायिक क्षेत्र में काफ़ी सुधार करने की कोशिश लॉर्ड कॉर्नवालिस करता है, उसी के बारे में यहाँ आपको आज बताया गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था में सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस किस प्रकार करता है, वो हम चर्चा कर सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार था वो राजस्व व्यवस्था में सुधार था, और इसकी वसूली पर का प्रबंध भी कहीं न कहीं करना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कर वसूलने का जो कार्य है वो कलेक्टरों पर पूर्ण रूप से छोड़ देता है, और उसके कार्यों की समीक्षा के लिए रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना उसके द्वारा की जाती है। प्रांत को राजस्व क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है, और इनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी जाती है। वो प्रत्येक राजस्व क्षेत्र में एक कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। तो राजस्व के क्षेत्र में एक शुरुआत वो करता है, रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजस्व क्षेत्र में भी कहीं न कहीं वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ करने की कोशिश कर रहा है। और इस कड़ी में हम सबसे महत्वपूर्ण एक सुधार देख सकते हैं, और इतिहास की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन है, और वो नाम आता है स्थायी बंदोबस्त का। क्योंकि अब तक हम देखते थे कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय देखते थे कि कंपनी वार्षिक ठेका के आधार पर लगान वसूली करती थी, और जो भी सबसे ऊंची बोली लगाता था जमीन उसको दे दी जाती थी। इससे कंपनी और किसान दोनों को ही काफी परेशानी होती थी। अतः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में एक योजना पेश की कि जमींदारों को ही भूस्वामी स्वीकार कर दिया जाए, और निश्चित लगान के बदले निश्चित अवधि के लिए उन्हें जमीन दे दी जाए। तो देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स आए हैं, जमींदारों को भूस्वामी स्वीकार करना, निश्चित लगान, यानी कि वो जमींदारों से एक निश्चित लगान लेंगे, और निश्चित लगान भी क्या है, निश्चित समय अवधि में उनको वो निश्चित लगान लेना है, और कंपनी उनको जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाता है अंग्रेजों का 1790 ईस्वी में, और जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया जाता है। बस ये है कि जमींदार निश्चित लगान उसको निश्चित समय पर पहुंचाएंगे। संचालकों की अनुमति से 1790 ईस्वी में बंगाल के जमींदारों के साथ दहसाला प्रबंध स्थापित किया गया, लेकिन बाद में 1793 ईस्वी में बंगाल और बिहार में इस व्यवस्था को चिर स्थायी व्यवस्था या स्थायी व्यवस्था के नाम से घोषित कर दिया गया। यानी कि शुरू में तो क्या 1790 ईस्वी में 10 साल के प्रबंध के हिसाब से इसको लागू किया गया था, लेकिन 1793 में इसको स्थायी बंदोबस्त यानी कि चिर स्थायी बना दिया जाता है 5 साल के लिए। तो यहाँ पे इस व्यवस्था में देखते हैं कि जमींदार भूमि के मालिक बन जाते हैं, और उनका अधिकार पैतृक भी हो गया है। ये आप और देखोगे यहाँ पैतृक अधिकार हो जाता है, जमींदार अगर मरता है तो उसके पुत्र को वो अधिकार मिल जाता है। और किसानों की स्थिति सिर्फ रेयत मात्र रहती है कि उनको सिर्फ कमाना है और जमींदारों को देना है। उनकी भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकारों को भी छीन लिया जाता है, किसके, किसानों के। जमींदारों को निश्चित अवधि के भीतर वसूल किए गए लगान का 10/11 भाग हिस्सा कंपनी को देना है, और 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखना है। तो ये 10/11 भाग किसको मिल रहा है, कंपनी को, और 1/11 भाग अपने खर्च के लिए रखेंगे जमींदार। लगान की ये राशि निश्चित कर दी जाती है उसके द्वारा, और निश्चित समय पर लगान नहीं अगर चुकाते हैं तो जमींदारों की नीलामी करने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई थी। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक हम पढ़ते हैं कि सूर्यास्त कानून,
लागू किया गया था कि सूर्यास्त होने से पहले अगर जमींदार अंग्रेजों को समय पर राजस्व नहीं पहुंचाते हैं, उनका हिस्सा नहीं देते हैं, तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो सूर्यास्त कानून जमींदारों के साथ लागू किया गया था कंपनी के द्वारा, और वो बहुत बड़ा कड़ा कानून था। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, और इसमें कहीं न कहीं काफी एक प्रशंसनीय कार्य वो करता है, लेकिन इसके भी गुण दोष बहुत है, क्योंकि किसानों को बहुत भयंकर क्षति उठानी पड़ती है यहाँ पे, और अकाल पड़ता है या कोई महामारी होती है, तो ऐसी कोई दुर्घटनाएं होती है तो किसानों की व्यवस्था कहीं भी नहीं की जाती है। इस कंपनी से कंपनी को ज्यादा लाभ होता है, जमींदार और किसान कहीं ना कहीं पिसते हैं इसमें। कुछ जमींदारों को लाभ भी होता है, क्योंकि यहाँ किसानों को निश्चित राशि लगान के रूप में देनी होती थी, अतः अतिरिक्त उत्पादन कर वे अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास कहीं न कहीं करने लगे, और इसके चलते बंगाल में कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। कंपनी की आय भी निश्चित हो गई है, और उसे योजनाएं बनाने में सहूलियत भी हुई। लगान वसूली के झंझट एवं खर्चे से उसे मुक्ति मिल गई, और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि इस व्यवस्था के चलते जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार होता है जिसने भारतीय हितों के विपरीत तन, मन और धन से अंग्रेजों की सेवा की। तो स्थायी बंदोबस्त से सबसे बड़ा जो लाभ है अंग्रेजों को, लगान तो उसको मिल ही रहा है निश्चित, और कोई झंझट नहीं है। जो भी झंझट आएंगे जमींदार के ऊपर आएंगे। अगर किसी को मरना है तो किसानों को मरना है, झंझट आएंगे जमींदारों पे आएंगे, और फायदा किसको हो रहा है? कंपनी को। और सबसे बड़ी बात क्या बताया है कि एक ऐसा वर्ग जमींदारों को तैयार कर दिया कि जो पूरी तरह से भारतीय हितों के विपरीत काम कर रहे थे, और अंग्रेजों की सेवा वो लोग जमींदार कर रहे थे। इस व्यवस्था में अनेक दोष थे, जिसके तात्कालिक परिणाम जमींदारों के लिए हानिकारक एवं विनाशकारी सिद्ध हुए, और रैयतों के अधिकार और हितों की उपेक्षा यहाँ की गई थी। किसानों पर जमींदारों के अत्याचार बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किसान सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अकाल पड़ जाता है तो भी उसको जो राजस्व था वो उनको जमींदारों को देना पड़ता था, और जमींदार जबरदस्ती उनसे वसूलते थे। तो किसानों की स्थिति बहुत बुरे स्तर पे यहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था कि वहां पे अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका कोई सुधार करे, या उनको कुछ पैसे दिए जाए। बस उनको तो अपना समय पे राजस्व जो भी उनका हिस्सा था 10/11 भाग वो मिलना चाहिए। बाकी जमींदार और किसान जाने उनको स्थिति कैसे सुधारनी है और कैसे क्या करना है। जमींदार भी कहीं न कहीं किसानों का शोषण करता था, ज्यादा लगान वसूल करते थे किसानों से, लेकिन अंग्रेजों को वो अपने जो भी निश्चित था वो पहुंचाते थे। तो जमींदार कहीं न कहीं मालामाल भी होते हैं इसमें, लेकिन अंततः नुकसान किसानों को ही यहाँ पर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस के व्यापारिक सुधार। एक बड़ा परिवर्तन, स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है। अब कॉर्नवालिस के समय में कंपनी की व्यापारिक स्थिति भी असंतोषजनक थी, और अराजकता और भ्रष्टाचार के कारण जहां कंपनी को घाटा हो रहा था, वहीं कंपनी के कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर धन बटोर रहे थे। इन अनियमितताओं को दूर करने एवं कंपनी की व्यापार की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से 1774 ईस्वी में एक व्यापार बोर्ड की स्थापना की जाती है, और इस बोर्ड की निगरानी में ही कंपनी यूरोपियन और भारतीय ठेकेदारों से माल खरीदती थी। ये ठेकेदार कंपनी से ऊंची कीमत लेकर उसे घटिया माल देते थे। बोर्ड के सदस्य इन भ्रष्टाचारों से परिचित होने के बावजूद इन्हें रोकने के स्थान पर ठेकेदारों से घूस लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। इसलिए कॉर्नवालिस ने बोर्ड के सदस्यों की संख्या 11 से घटाकर 5 कर दी है। तो कहीं ना कहीं व्यापारिक क्षेत्र में भी वो सुधार करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस का एक और मूल्यांकन क्या हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि उसने न्यायिक क्षेत्र में हो चाहिए, राजस्व के क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन किए हैं। भारतीय और यूरोपियन के बीच में कहीं ना कहीं वो विभेद एक करता है। फिर भी उसका जो मूल्यांकन है वो हम किस रूप में देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस के प्रयासों से भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थिति है बहुत मजबूत हो जाती है। उसकी विदेश नीति तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल थी, और उसने कंपनी को बिना किसी बड़े युद्ध में फंसाए, कंपनी पर बिना आर्थिक दबाव बनाए कंपनी की साम्राज्य की सुरक्षा की, और इसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वो वृद्धि करता है।
कॉर्नवालिस की सबसे महान उपलब्धि उसके प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में ही मानी जाती है, क्योंकि उसके प्रशासनिक सुधारों ने कंपनी प्रशासन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की। इनके दो मुखी परिणाम निकले। एक तरफ इसने प्राचीन व्यवस्था को नष्ट कर दिया तथा दूसरी ओर से उन तत्वों को गति प्रदान की जिनके कारण नए भारत का निर्माण होता है। वस्तुतः प्रशासनिक व्यवस्था की जो स्थापना उसने की वह 1858 ईस्वी तक मुख्य रूप से थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ चलती रहती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की गणना भारत के एक अच्छे गवर्नर जनरलों के रूप में की जाती है, जो भारत में काफी बड़े स्तर पर सुधार यहाँ पर करता है। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो नींव रखी थी न्यायिक क्षेत्र में या राजस्व के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, उन्हीं को कहीं न कहीं वह आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उसमें सुधार भी करता है। और जो एक भ्रष्टाचार की एक परंपरा चलती आ रही थी, लॉर्ड क्लाइव के समय से निजी व्यापार किया जा रहा था, उपहार लेने की एक प्रवृत्ति थी, उन सभी पर पाबंदियां लगाई जाती है और भ्रष्टाचार को रोकने का कहीं न कहीं प्रयास किया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल एक गुण दोषों से परिपूर्ण बेशक रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छा कार्यकाल माना जा सकता है।